नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंथली करंट अफेयर्स की हमारी एक सीरीज चलती है, जिसमें कि बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उसका संग्रह हम आपको देते हैं। और खास विशेषता यहाँ पर यह है कि सारे जो प्रश्न होते हैं, वो सिलेक्टेड होते हैं और सभी प्रश्नों का हम आपको समग्र विश्लेषण देते हैं। यानी कि वो पॉसिबिलिटी आपके समक्ष रखते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज जो हम मंथ को कवर करेंगे यह है अप्रैल 2024। अप्रैल 2024 से संबंधित वो सारी घटनाएं जो खास करके बिहार से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर आप इसमें देखने वाले हैं सभी चीजों को। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन जो बार बार आप लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए बीएम ऑनलाइन लर्निंग, और वहां पर ये जो कोर्स है, ये जो बैनर आप देख रहे हैं, यही वो कोर्स है करंट अफेयर्स का, जो कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजाइन किया गया है। आप यहाँ पर डेली, मंथली और ईयरली बेसिस पर इसके अतिरिक्त और कुछ स्पेशल नोट्स होते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाले एग्जाम है, वो सभी की तैयारी आपकी इस कोर्स के माध्यम से बेहतर तरीके से हो सकता है। यहाँ पर हजारों लोग इस कोर्स में हैं, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। महज 198 रुपये यहाँ पर आपसे चार्ज किया जा रहा है। थोड़ा सा आपका और हम समय लेंगे यहाँ पर कुछ चीजें आपको और क्लियर कर दूं। अगर मान लीजिए आज आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो आज से ही आपका मेंबरशिप स्टार्ट होगा और जितने दिनों का प्लान होगा उतना दिन तक आप यहाँ पे मटेरियल प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इसका एक अच्छा पहलू ये है कि 2023 का आपको पूरा का पूरा निःशुल्क मिल जाएगा, 2024 तक अब तक का। यानी कि 2023 जनवरी महीने से अब तक का आपको बिल्कुल ही निःशुल्क मिल जाएगा। जिस तिथि से आज से अगर ज्वाइन करते हैं 1 साल के लिए, तो अगले 1 साल तक आपको इसमें मटेरियल मिलता रहेगा, जो कि निश्चित तौर पर ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में। अच्छा, 70वीं बीपीएससी वाला ये वाला कोर्स है। इस कोर्स में भी करंट अफेयर्स का पैकेज इंक्लूडेड है। आप लोग चाहें तो दोनों में से कोई एक कोर्स ले सकते हैं। अगर 70वीं बीपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हैं, तो इस वाले कोर्स को ले लीजिएगा, जिसमें कि आपका करंट अफेयर्स भी इसमें मिल जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जनवरी से अप्रैल 2024 तक का जो पीडीएफ रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आप लोग इसी दोनों कोर्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में जाइएगा, करंट अफेयर सेक्शन में वहां पर जाकर मंथली करंट अफेयर सेलेक्ट कीजिएगा, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बताएं कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। अच्छा, सबसे पहले ये जान लीजिए, इसका जो राइट आंसर है ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अब तक 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। यानी कि जो बिहार से संबंधित है, एक तो कॉमन सी बात है, जो खास करके इस वर्ष को लेकर भारत रत्न के संदर्भ में चीजों को पढ़े होंगे, तो ये जरूर याद होगा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हट के, जिस प्रकार से बीपीएससी का पैटर्न बदल रहा है, कुछ प्रश्न यहाँ से और भी घुमा के इसमें रिलेट करके आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि हमने जो पूछा है कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिला है, तो 5। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक सभी को सुनिएगा। फिलहाल यहाँ पर भारत रत्न की बात हो रही है, तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि भारत रत्न की जो मतलब ये देने की जो शुरुआत हुई थी, ये 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और अब तक की बात करें 2024 तक की, ऐसे तो 2024 में कुल 5 महान हस्ती को भारत रत्न दिया गया। कितना? तो 5 2024 में। तो कुल मिला के अगर बात करें तो अब तक 53 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, और इनमें बिहार के 5 महान हस्तियों का नाम शामिल है, जिनमें आपको ध्यान रखना है बिहार विभूति डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जिन्हें कि 1961 में सम्मानित किया गया था, और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 1962 में। और फिर तीसरे कौन बने, तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण, इन्हें 1998 में। शहनाई के जादूगर या फिर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, वर्ष 2001 में। और रिसेंटली जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में। तो अब तक कुल 5 लोगों को, जो खास करके बिहार से रिलेटेड है, बिहार से संबंधित है, अब तक 5 बिहारी को ये सम्मान दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हाल ही में 2024 में जिन 5 लोगों को, जिन 5 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनमें जो सबसे पहले घोषणा हुई थी 49वें भारत रत्न के रूप में, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी, फिर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन।
तो कुल मिला के 53 महान हस्तियों को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये बात हो रही है यहाँ पर भारत रत्न के संदर्भ में। अच्छा, वही जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है कि अब तक 5 बिहारी को भारत रत्न मिला है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वो नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है और साथ ही साथ हमने तस्वीर भी यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। देखिए, वही तमाम चीज़ों का ज़िक्र हमने यहाँ पर कर दिया है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक नई जानकारी, मतलब नई नहीं बल्कि पुरानी ही जानकारी, लेकिन इसमें हमने इसको रिलेट किया है। पिछली बार 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, ये यहाँ पर जाने की। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये बन जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट, कि लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद यह सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता है। तो इस लिहाज से ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात यहाँ पर भारत रत्न के संदर्भ में आपको मालूम होगा कि एक वर्ष में केवल 3 ही भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन 2024 में 5 लोगों को कैसे दिया गया? देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि पिछली बार 2019 में दिया गया था, तो इसी को कवर करते हुए 5 लोगों की घोषणा इस वर्ष 2024 में भी, इन सभी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। तो फिलहाल भारत रत्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो 2024 में बिहार को जो पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार आते हैं, एक पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण का 1 पुरस्कार, पद्म भूषण का भी 1 और इसके अतिरिक्त पद्मश्री का 4 पुरस्कार बिहार को मिला है। ये जानकारी भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी दर क्या निर्धारित किया है? देखिए, ऐसी जानकारी पिछले वर्ष भी हमने आपको दिया था। फिलहाल यहाँ पर जो निर्धारित किया गया है, पहले तो मतलब जो अब तक जो था वो था 228 रुपये, लेकिन अब इसे संशोधित करते हुए अब इसे कर दिया गया कितना? तो 245 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में जो ये बातें निकल कर सामने आई है 1 अप्रैल को, लेकिन इससे पहले 228 था, बढ़ाकर 245 किया गया। आइए अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे कि मनरेगा के नाम से जाना जाता है, तो इसके तहत मजदूरों की दैनिक मजदूरी दर को संशोधित किया है और नई मजदूरी दर जो मतलब कर सकते हैं लागू हुई है, ये 1 अप्रैल 2024 से। देखिए, 2024-25 के लिए राष्ट्रव्यापी औसत मनरेगा मजदूरी की बात करें तो 289 रुपये है। औसतन पूरे भारत की बात कर रहे हैं, जो खास करके राष्ट्रव्यापी औसत है वो है 289 रुपये प्रतिदिन किसी मनरेगा मजदूर की दैनिक मजदूरी। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो कि वर्ष 2023 से 24 में इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो 261 रुपये थी, अर्थात 28 रुपये प्रतिदिन की इसमें वृद्धि की गई है। यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रव्यापी औसत। अच्छा, यहाँ पर आपको एक जानकारी ये दे दूं कि जो नवीनतम जो संशोधन के बाद जो बातें निकल कर सामने आ रही है, तो सबसे अधिक जो मजदूरी दर है वो 374 रुपये प्रतिदिन हरियाणा में है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है गोवा, जहां पर 356 रुपये प्रतिदिन किसी मनरेगा मजदूर की दैनिक मजदूरी है। देखिए, अन्य राज्यों में अगर आपको ध्यान होगा, आपको हमने करंट अफेयर्स का जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है वहां पे बतलाया था कि राजस्थान यहाँ पर जो मतलब मजदूरी है ये 266 रुपये प्रतिदिन। बिहार झारखंड को लेकर के जो प्रश्न फिल्म पूछा गया है 245 रुपये प्रतिदिन, और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, ये सभी यहाँ पर आपको दिख रहा है। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, बिहार की तुलना अगर हम उत्तर प्रदेश से करें तो कहीं ना कहीं बिहार में देखिए यहाँ पर 237 है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, लेकिन बिहार में 245 रुपये ये निर्धारित है। तो कहीं ना कहीं बिहार में ये उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक है। ये सारी बातें यहाँ पर दैनिक मजदूरी को लेकर ध्यान रखना है। मनरेगा की बात हुई है। अच्छा, पिछले साल जो जानकारी हमने आपको दिया था यही वो स्लाइड है। पिछले साल की जानकारी आपके समक्ष रखी गई है, आप लोग चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। हालांकि ये डेटा पुराना हो चुका है, फिलहाल अब से स्किप करके चलते हैं आगे। देखिए, मनरेगा की हम लोग बात करते हैं। मनरेगा को सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि मनरेगा को पहले नरेगा योजना कहकर संबोधित किया जाता था, या फिर जो इसका नाम था वो था नरेगा योजना। इसको समझिएगा, दरअसल ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ मनमोहन सिंह सरकार में 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया गया था। यहाँ पर 2-3 पॉइंट, सबसे पहले इसका जो नाम था वो था नरेगा, यानी कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था ये केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की, उनके कार्यकाल में
2 फरवरी 2006 को हुई थी और ज़रूरी बात ये किस राज्य से हुई थी? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। ये तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर यहाँ पर सामने आ जाती है। अब सवाल ये है कि नरेगा योजना को मनरेगा कब नाम दिया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के दिन 2009 को इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया और इसे बना दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा। अब यहाँ पे देखिए मनरेगा क्या है? दरअसल मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, यानी कि रोजगार की गारंटी देता है और ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का दावा करती है या फिर उपलब्ध कराती है। तो ये है मनरेगा योजना और इसको लेकर इतनी सारी बातें मुझे लगता है कि ये कॉमन सी जानकारी है, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इस कार्यक्रम का जो नाम है ये है इनसे मिलिए। ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये ट्रैक से हट के है, लेकिन ध्यान रखना आपको कार्यक्रम का नाम ही है इनसे मिलिए, जो अभी हाल ही में 9 अप्रैल को आयोजित हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि इसकी तरफ से 9 अप्रैल 2024 को पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर इनसे मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें आपको ध्यान रखना है कि मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को आमंत्रित किया गया था। ये इस समारोह के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जो 9 अप्रैल को पटना में आयोजित हुआ। अच्छा इसी प्रकार की एक जानकारी हमने आपको दिया था फरवरी 2024 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मतलब इसको लेकर इसके संदर्भ में। देखिए आपको बताया था कि बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतीश जिसका पूरा जो नाम होता है ये होता है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ये नीतीश का पूरा नाम है और नीतीश जो है एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि इसी के द्वारा लॉन्च हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। इस डिवाइस को लेकर जानकारी हमने विस्तृत तौर पर आपको दिया था और आपको ये भी बताया था कि इसका जो उद्घाटन है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही अपने हाथों से किया और यह डिवाइस किसानों और आम जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। मौसम संबंधी जानकारी मिलेगा और खास करके आपको ये ध्यान रखना है किसानों को इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इस डिवाइस का नाम है नीतीश जो कि आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ये तस्वीर में हमने लिखा है। ये एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है, सुरक्षा कवच है और इसका जो पूरा नाम हिंदी में अगर हम बात करें तो नित्य तीव्र शक्तिशाली। ये इसका हिंदी में भी आप नाम ध्यान रख सकते हैं, नित्य तीव्र और शक्तिशाली। ठीक है, तो ये चीजें हमने ऑलरेडी आपको बतलाया था, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने आपको दे दिया। चलिए अब यहाँ पर चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है कि बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहाँ अवस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये बिहार से संबंधित खास करके लोग हैं। अब पूछा गया कि कहाँ अवस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया? ये सम्मान मिला है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप सभी को मालूम है 2024 में बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसी को लेकर यहाँ पर चीजें लिखी गई है कि 112वें बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2024 को बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी नागरिक को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया और इनमें जो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर इन्हें सम्मानित किया गया तो न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास में बिहार फाउंडेशन यूएसए और ईस्ट कोस्ट चैप्टर और बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। किन्हें? तो यहाँ पर जिन 4 लोगों की हम बात कर रहे हैं इनमें जो नाम शामिल है अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन, अभिनव अतुल और डॉक्टर क्रिस सिंह और किस क्षेत्र से जुड़े हैं, कहाँ पर ये कार्यरत है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं और चारों की तस्वीरों को यहाँ पर हमने आपके समक्ष साझा किया है। ये चीजें खास करके ध्यान आपको रखना है, ये नाम खास करके जरूर ध्यान रखिएगा और कितने लोग? तो 4 लोग। कहाँ पर सम्मानित किया गया, कब सम्मानित किया गया, ये चीजें यहाँ पर हमने रख दिया है।
अच्छा, इसके अतिरिक्त ये कुछ प्रमुख सम्मान की बात होती है, तो पूरी दुनिया में दिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की यहाँ पर सूची हमने आपके समक्ष रखा और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 इसी स्लाइड से ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। जॉर्जी गोस्पोंडिनोव ये बुल्गारिया के हैं, इनकी रचना टाइम सेल्टर के लिए ये सम्मान इन्हें मिला है। हालांकि ये जानकारी हमने आपको विस्तृत तौर पर डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में ऑलरेडी दे दिया है। आपको वहां पर ध्यान होगा, हमने इसको लेकर तमाम बातें बतलाया था। तो ये 2023 को लेकर ध्यान रखिए, 2024 को लेकर भी घोषणा हो चुकी है, वो भी हम आपको बतला चुके हैं। चलिए यहाँ पर इसके अतिरिक्त ये चीजें तो आपको ऑलरेडी हमने बतला ही दिया है, लेकिन इसमें कुछ नया अपडेट ये है कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से गीतकार गुलजार को उर्दू के लिए और विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए संयुक्त तौर पर ये 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024। ये जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को दिया गया और आपको एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जापान के वास्तुकार ने सबसे अधिक बार ये खास करके प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार अपने नाम किया है और रिसेंटली एबेल पुरस्कार की बात करें तो फ्रांस के मिशेल टेलग्रांट ने इसे अपने नाम किया है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सूची है, ये समय समय पर हम इसमें अपडेट करते रहते हैं, तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार के संदर्भ में बात हो रही है तो बिहार से संबंधित ये बेसिक सी जानकारी है, आप लोग चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, राज्य की जो स्थापना हुई थी बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर 22 मार्च 1912 को हुई थी। इस वर्ष 1912 को जो स्थापना हुई थी, भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस वर्ष राजकीय स्तर पर खास करके बिहार दिवस के अवसर पर जो 112वां बिहार दिवस मनाया गया, कोई भी मतलब समारोह आयोजित नहीं हुआ राजकीय स्तर पर। इसी वजह से इसका थीम कुछ भी सामने निकल कर नहीं आया है, तो ये चीजों को ध्यान रखिए। हालांकि 2023 में जो बिहार स्थापना दिवस मनाया गया, उसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि 111वां बिहार स्थापना दिवस था। उससे पहले 2022 में जब बिहार स्थापना दिवस मनाया गया था 110वां, उसका थीम था जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि बिहार में कहाँ खेलो इंडिया विमेन्स स्विमिंग सीरीज 2023 राउंड 2 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर बिहार की कात्यानी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किया। देखिए, खेल और खिलाड़ियों को लेकर भी प्रश्न बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों पर जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। विकल्प नंबर डी यानी कि पटना की रहने वाली है कात्यानी सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में 2 रजत पदक अर्थात 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में इन्हें देख सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि बिहार की मेजबानी में सचिवालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित खेलो इंडिया विमेन्स स्विमिंग सीरीज 2023 राउंड 2 में प्रतियोगिता में बिहार की 10वीं कक्षा की छात्रा कात्यानी सिंह ने 2 रजत पदक अपने नाम किया और आपको ध्यान रखना यह पदक अंडर 15 आयु वर्ग के 200 मीटर फ्री स्टाइल और इसी आयु वर्ग की एकल मेडल स्पर्धा में इन्होंने अपने नाम किया। दोनों मेडल की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, ये जानकारी हम आपको इसलिए भी दे रहे हैं, कई समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए चीजों को ध्यान रखना है। देखिए, वर्तमान में अगर हम खेल की बात करें बिहार के इस संदर्भ में, एक तो जो इम्पोर्टेंट जो बातें होती है कि बिहार के खेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता। बिहार की राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। ऐसे तो कबड्डी बिहार के अतिरिक्त 5 से 6 और राज्यों का ये खास करके राज्य खेल है, लेकिन देश की बात करें तो पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, वहां की राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। तो वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, तो ये है रविंद्रन शंकर। देखिए, रिसेंटली बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों को लेकर कुछ जानकारी हमने आपको दिया था, वो चीजों का जिक्र यहाँ पर आपके समक्ष है। आप सभी को मालूम है कि 75वां गणतंत्र दिवस जो मनाया गया, उस अवसर पर गांधी मैदान पटना में 14 विभागों की झांकी निकाली गई थी। इन 14 विभागों की झांकी में से जो पहला पुरस्कार मिला वो नगर विकास और आवास विभाग की झांकी को मिला और ये झांकी किस थीम पर आधारित थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये झांकी आधारित थी कबाड़ से कमाल थीम पर। और दूसरा जो यहाँ पर एक्चुअली हम बात करेंगे, ये बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की बात करेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की जो झांकी आधारित थी, वो मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी और दूसरा पुरस्कार यहाँ पर मिला है 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ये चीजें यहाँ पर लिखी गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में 25 मार्च 2023 को कानूनी मान्यता मिला था। अब इसे आसान शब्दों में समझिए कि 25 मार्च 2023 को जो कानूनी मान्यता मिला, इसके बाद खेल और खिलाड़ियों को लेकर ये बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अब स्वतंत्र है। किसी प्रकार की कोई फैसला, कोई भी घोषणा लेने के लिए स्वतंत्र है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा यहाँ पर एक और जानकारी है जो कि अति महत्वपूर्ण है, ये भी चलिए मैं आपको देता हूँ। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें, ये चीजें ऑलरेडी बताया गया है, एक बार से रिवीजन हो जाएगा, पुनः देख लीजिए। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये चौथा संस्करण था जिसको लेकर हम जानकारी अभी दे रहे हैं आपको।
ये 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक आयोजित हुआ है। उद्घाटन इससे तो हुआ था गुवाहाटी, असम में, लेकिन ये पूर्वोत्तर 7 भारतीय राज्य जिनमें कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और साथ ही साथ नागालैंड और त्रिपुरा में ये आयोजित हुआ है। और इसका जो शुभंकर था, ये था अष्टलक्ष्मी, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रतियोगिता की पदक तालिका की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही, कुल 71 पदक अपने नाम की। दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 42 पदक के साथ। तीसरे स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का 51 पदक के साथ। अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर 51 पदक के साथ पीछे क्यों है और 42 पदक के साथ ऊपर क्यों, दरअसल यहाँ पर देखिएगा स्वर्ण पदक में डिफरेंस है। स्वर्ण पदक अधिक जीता है ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने, इस वजह से वो ऊपर रखा गया है। अब यहाँ पर अगला देखिएगा, बिहार की एकमात्र यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो कि इस मतलब प्रतियोगिता में केवल एक स्वर्ण पदक, एक स्वर्ण नहीं बल्कि एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम की, एक कांस्य पदक अपने नाम की। जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा की महिला कबड्डी टीम इसमें पार्टिसिपेट की थी, कांस्य पदक इन्हें मिला। और एक ही पदक बिहार को मिला। किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, बिहार की बात करें, तो बिहार को एक ही पदक मिला। वो भी मिला किसे, तो महिला कबड्डी टीम को। वो कौन सा पदक था, तो केवल एक ब्रॉन्ज मेडल। और पदक तालिका में जो इस यूनिवर्सिटी का स्थान रहा वो 115वां रहा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर वही जानकारी है जो गांधी मैदान में 14 विभागों की झांकी निकाली गई थी। उन 14 विभागों की झांकी की कंप्लीट सूची आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने इसका थीम भी आपके समक्ष रखा है। ये पहला पुरस्कार है, ये दूसरा पुरस्कार है, और तीसरे और चौथे नंबर पर जो आप देख रहे हैं, ये संयुक्त तौर पर तीसरा पुरस्कार इन्हें दिया गया था विधि विभाग और कृषि निदेशालय को। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं। देखिए, 17 जगहों को लेकर, 17 क्षेत्रों को लेकर, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल है, इसके संदर्भ में पूछा गया है कि सबसे अधिक जो बाल विवाह रोके गए हैं किस राज्य में रोके गए हैं। तो सर्वाधिक बाल विवाह का जो मामला रोका गया, जो इसमें जो आंकड़ों में जो बातें निकल कर सामने आई है, इसके आधार पर राइट आंसर होगा बिहार। अब यहाँ पर कंप्लीट सूची, खास करके जो आंकड़े इससे संबंधित इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर आप देखेंगे। देखिए, हाल ही में भारत के 17 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में किए गए अध्ययन में नागरिक समाज संगठनों के गठबंधन ने 2022-23 में 9,551 बाल विवाह रोके। जो आधिकारिक डेटा कहता है, इसके आधार पर 9551 बाल विवाह रोके गए। और इन बाल विवाहों में देखें तो अधिकांश जो लड़कियां हैं, लगभग 60% जो लड़की की आबादी इसमें रही, मतलब इतना में से लगभग 60% जो लड़कियां थी वो महज 15 से 18 वर्ष की आयु की थी। और आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बाल विवाह बिहार में रोका गया। बिहार में जो बाल विवाह का प्रचलन है अन्य जगहों की तुलना में 41% अधिक है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। और सबसे अधिक बाल विवाह जो रोका गया है वो बिहार में ही रोका गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ जानकारी और है। जो शीर्ष राज्य जहां पर बाल विवाह सबसे अधिक रोके गए, उनमें पहले स्थान पे तो बिहार है। बिहार में 31% रोका गया। दूसरे स्थान पर है बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, जहां पर 11%। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, पश्चिम बंगाल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश, जहां पर 11% ये रोका गया है। अब अगले जो कैटेगरी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बाल विवाह के मामले में सर्वाधिक जो एफआईआर दर्ज हुए वो कहां पर हुए, तो पश्चिम बंगाल में 32%, और द्वितीय स्थान पर असम में 27%, तृतीय स्थान पर उड़ीसा में 8%। जो खास करके एफआईआर दर्ज हुए हैं उसको लेकर जो आधिकारिक रिपोर्ट कहती है, इसका जिक्र हमने यहाँ पर किया है। देखिए, यहाँ पर एक बात जनगणना को लेकर मैं आपको बता दूं कि 13 वर्ष पहले, अभी से 13 वर्ष पहले 2011 में जो भारतीय राष्ट्रीय जनगणना हुई थी, बिहार की साक्षरता दर थी 61.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.20 और महिला साक्षरता जो थी 51.50% थी। ये चीजें हम यहाँ पर आपको इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि बाल विवाह जो बिहार में सबसे अधिक रोका गया और प्रचलन भी लगभग 41% है, तो इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है। जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर बिहार में बहुत डाउन है, तो ये परिणाम है कि मतलब इस तरह की चीजें देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, केरल जैसे राज्य जहां पर साक्षरता दर 95% से ऊपर है, वहां पर ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिए। यहाँ पर एक बात और भी है कि राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 74.4% थी, जिनमें पुरुष साक्षरता 82.14 और महिला साक्षरता 65.46% थी। और 2011 की जनगणना जो थी ये 15वीं आधिकारिक जनगणना थी, जिसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट में जो बातें अभी हम आपको बतला रहे थे, कहीं न कहीं साक्षरता भी एक अहम इसका मतलब कह सकते हैं, कारण आप निकाल सकते हैं कि लोग साक्षर नहीं हैं, इस वजह से ये चीज़ें अधिक देखने को मिल जाती है, कि बाल विवाह के मामले देखने को मिलते हैं। तो कहीं न कहीं इससे भी इसको रिलेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि 31 मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष 2023 से 24 का समापन हो गया। पूछा गया कि बताएं कि इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से लगभग कितनी राशि प्राप्त हुई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आंकड़ा है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 1.73 लाख करोड़ रुपए की राशि बिहार को केंद्र सरकार से प्राप्त हुई। वित्त वर्ष 2023 से 24 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आंकड़ों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से लगभग 1.73 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में मिलने वाली राशि आदि सम्मिलित है। कुल मिलाकर ये आंकड़े ध्यान रखना, 1.73 लाख करोड़ रुपए बिहार को केंद्र से प्राप्त हुआ है, जिसमें जीएसटी में राज्य की जो हिस्सेदारी के रूप में 28,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 44,000 करोड़ रुपए यहाँ पर प्राप्त हुए। कितना? तो जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 28,000 करोड़ और केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती है, इसमें लगभग 44,000 करोड़ रुपए बिहार को मिले हैं। ये ध्यान रखिए। बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है, एक तो खास करके राज्य सरकार संचालित करती है, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिनमें कि मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती है। वो परसेंटेज बांधा हुआ रहता है 40, 60, 50-50। तो ये चीजें मतलब यहाँ पर इसी के संदर्भ में ये बातें लिखी गई है। देखिए, जीएसटी की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उपयोग किए जाने वाला या फिर लगने वाला एक इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी को लेकर ये सभी लोग जानते हैं कब ये लागू हुआ और बहुत सारे प्रश्न कॉमन से बनते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा ट्रैक से हट के है कि जीएसटी किस प्रकार का कर का उदाहरण है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया गया और आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हालांकि सबसे पहले 1954 में जीएसटी फ्रांस में लागू किया गया था। कब? तो 1954 में। जुलाई 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया था। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त एक जानकारी मैं आपको दे दूं, रिसेंटली बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ है। 2012-13 को रिलेट करते हुए एक प्रश्न यहाँ से इनके बारे में निकल कर आता है कि जीएसटी की एम्पावर्ड कमेटी का गठन हुआ था 2012-13 में, और उस समय जब भारत में जीएसटी लागू नहीं थी तो एम्पावर्ड कमेटी का काम ये था कि भिन्न देशों में जाकर जहां पर जीएसटी लागू है उसके बारे में डेटा को एकत्र करना, उसको समझना कि कैसे संचालित होता है। तो इस एम्पावर्ड कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था सुशील कुमार मोदी को बनाया गया था, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये चीजें हमने विस्तृत तौर पर सुशील मोदी को लेकर बहुत सारी जानकारी आपको दिया है, आपको ध्यान रखना है। और जो अभी हम आपको बता रहे थे एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष को लेकर, ये बात आप लोग भूलिएगा मत, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, जीएसटी को लेकर वही सारी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बताएं कि बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया। देखिए बिहार के उत्सव को लेकर, खास करके उत्सव महोत्सव त्योहार आदि को लेकर भी प्रश्न बनते हैं। रिसेंटली आपको बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछा गया था थावे महोत्सव, और ये चीजें हमने आपको बतलाया था और हूबहू एग्जाम में पूछा गया। लगभग सभी प्रश्न जो खास करके रिसेंटली एग्जाम आयोजित हुए हैं, लगभग प्रश्न एक दो इधर से उधर हो सकता है, लेकिन लगभग प्रश्न आपको यही इसी सीरीज से देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। अच्छा, ये तो रही यहाँ पे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की सीरीज, लेकिन इसके अतिरिक्त जो डेली करंट अफेयर्स वाला सीरीज चलता है, ये तो बिहार के संदर्भ में हमने बोला कि बिहार का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो इसी सीरीज से होगा। लेकिन ओवरऑल करंट अफेयर्स के लिए डेली करंट अफेयर्स को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पर बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपको वहां पर एकदम हूबहू वैसा ही देखने को मिलता है। चलिए, यहाँ पर जो प्रश्न है कि स्वर्णिम मिथिला समिट का जो आयोजन हुआ कहाँ पर हुआ, ये 2024 वाला ये मधुबनी में आयोजित हुआ। अब इसको लेकर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बिहार के झंझारपुर एक स्थान है मधुबनी जिला में, यहीं पर मिथिला हाट परिसर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। और कब हुआ इसका उद्घाटन? 31 मार्च 2024 को सांसद संजय झा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। एक जरूरी बात यहाँ पर यह है, कब इसका उद्घाटन हुआ, कहाँ पर हुआ, ये चीजें ध्यान रखना आपको।
देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हालांकि इस स्वर्णिम मिथिला समिट का उद्घाटन उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के हाथों होना था, किंतु किसी कारणवश वो समारोह में नहीं पहुंचे, जिस वजह से इसका उद्घाटन वो नहीं कर सके। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस समिट में देश और विदेशों के विभिन्न भागों में रहने वाले मिथिलांचल के उद्योगपति इसमें शामिल हुए, जहां पर मिथिला क्षेत्र में उद्योग लगाने और रोजगार बढ़ाने की असीम संभावनाओं पर यहाँ पर चर्चाएं की गई। ये यहाँ पर यानी कि इसी विषय पर ये आधारित था, जिसमें यहाँ पर चर्चाएं हुई है। देखिए, एक अहम जानकारी मिथिला की बात हो रही है, तो आपको बता दूं कि लंबे समय के संघर्ष के बाद 14 अगस्त 2022 को एक चीज यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 14 अगस्त नहीं होगा, 20 अगस्त होगा। कई जगहों पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट जो सही आंसर होगा वो होगा 20 अगस्त। 20 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था। हालांकि पहले इसे कहा जा रहा था बिहार मखाना, लेकिन संशोधित करते हुए इसे नया नाम दिया गया मिथिला मखाना। मिथिला मखाना के नाम से जो जीआई टैग मिला है बिहार के मखाना को, ये 20 अगस्त को मिला है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है, जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई। ये ध्यान रखिए। कृषि कैटेगरी में अगर मिथिला मखाना की बात करें तो आपको ध्यान रखना ये 5वां उत्पाद है बिहार से। लेकिन रिसेंटली 2024 में 24 नहीं बल्कि 2023 में बिहार को जो एक और जीआई टैग मिला है वो मरचा चावल को मिला है। मरचा चावल को जीआई टैग जो मिला है, ऐसे तो मरचा चावल पश्चिमी चंपारण के 6 प्रखंडों में उपजाया जाता है, लेकिन मूल रूप से जो जीआई टैग मिला है वो चनपटिया प्रखंड को मिला है। ये चीज ध्यान आपको रखना है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है, देखिए अभी हम महोत्सव की बात कर रहे थे, कौन सा महोत्सव था, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वर्णिम मिथिला समिट। अब यहाँ पे देखिए इसके अतिरिक्त जो अन्य महोत्सव है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने जानकारी आपके समक्ष रखा है, इसमें ये थावे महोत्सव को लेकर आपके एग्जाम में यूपीएससी टीआरई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ये इसका 11वां संस्करण था, गोपालगंज में आयोजित हुआ 15 से 16 अप्रैल तक। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये 2023 से ही सारा का सारा संबंधित है। 2024 वाला भी हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है कि बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? देखिए इसका राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि शरद विवेक सागर को अभी हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि जिरादेई सिवान बिहार के मूल निवासी शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया। ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि शरद सागर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा है और उन्हें सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में ये चुना गया या फिर सम्मान दिया गया। आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। और जरूरी बात यहाँ पर यह है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो बिहार के सिवान जिले के जिरादई के रहने वाले हैं। अच्छा, जिरादई वही स्थान है जहां पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और जिरादई स्थान को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। ये इस तरह के कथन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान आपको रखना है कि जिरादई को तीर्थ स्थल कहकर किन्होंने संबोधित किया था, तो महात्मा गांधी ने। अब यहाँ पर देखिए ये पुरस्कार की जो हम बात कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कला संस्कृति के क्षेत्र में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, व्यापार के क्षेत्र में अद्वैत नायर, अर्जुन भरतिया, प्रिया अग्रवाल हेब्बार और शाश्वत गोयनका और सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में ऋचा वाजपेयी को भी सम्मानित किया गया। ये कुछ नाम है और विभिन्न कैटेगरियां हैं, जिस कैटेगरी में ये खास करके अवार्ड दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी ये भी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अपने प्रतिष्ठित वार्षिक डावोस शिखर सम्मेलन के लिए जाना जाता है, क्योंकि जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इसी डावोस शिखर सम्मेलन में एक ऐतिहासिक भाषण देकर इसका उद्घाटन किया था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐतिहासिक उद्घाटन भाषण यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने दिया था, जिस वजह से ये खबरों में भी बना रहा था। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल ने 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। पूछा गया कि बताएं कि 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता था। देखिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए। ये जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया हुआ है। 2024 में जो खास करके गेल को ये सम्मान दिया गया 15वां विश्वकर्मा अवार्ड का, तो इसी संदर्भ में यहाँ पर हमने इसको रिलेट कर दिया है। देखिए यहाँ पर हमने वही जानकारी लिखा है कि गैस इंडिया लिमिटेड को हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार मिला है या फिर ये जीता है। सीआईडीसी का अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये इसका 14वां विश्वकर्मा अवार्ड अभी हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने अपने नाम किया है
और ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो यहाँ पर लिखा गया है कि गेल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं की ये उपलब्धि पुरस्कार की श्रेणी में दिया गया है। इसके लिए तो बरौनी गुवाहाटी जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसके निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यह पाइपलाइन की बात करें तो 3 राज्यों को कवर करती है, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और असम को, जो कि लंबाई की बात करें तो 718 किलोमीटर ये लंबी है। इसी के निर्माण के लिए दिया गया है। अच्छा, आप लोग बिहार के रहने वाले अगर हैं, तो आप लोग गाँव आदि में देखे होंगे इस तरह का पाइपलाइन बिछा गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है थोड़ा-सा स्काई ब्लू कलर का है, लेकिन कई जगहों पे ये ब्लैक कलर का भी पाइप आपको दिखेगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ बिहार के संदर्भ में एक्चुअली जो प्रश्न यहाँ पर आपको हमने पूछा 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार को लेकर, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसके गुणवत्तापूर्ण नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को अप्रैल 2023 में ये 14वां विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 2023 में अप्रैल महीने में अंजुमन इस्लामिया हॉल की गुणवत्तापूर्ण नवीनीकरण के लिए ये बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को दिया गया और 2024 को लेकर यहाँ पर हमने बतलाया, दोनों को ध्यान रखना है। पिछला साल कभी नहीं बोलना आपको। अच्छा, यहाँ पर वही सारी जानकारी है अंजुमन इस्लामिया हॉल को लेकर। ये पटना में अशोक राजपथ पर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है और आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 वही ईस्वी है जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है कि सन 1921 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष वनेपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट नामक एक संगठन स्थापित किया था। तो यहाँ पर हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए, हालांकि 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। एक तो बात यहाँ पर यह है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी मतलब ये नाम से एक संगठन की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1921 में किया गया था। लेकिन एक प्रश्न इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछा गया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1934 में हुई थी। अच्छा, वर्ष 1934 वही वर्ष है जिस वर्ष बिहार में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आया था और ये विनाशकारी था और बहुत नुकसान भी इससे हुआ था। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति यानी कि सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। तो सोसा के 8वें जो सम्मेलन का या फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ या फिर जो आयोजन हुआ है, ये हुआ ज्ञान भवन पटना में। जो अशोका कन्वेंशन सेंटर है, इसी के अंतर्गत है ज्ञान भवन और बापू सभागार। अब यहाँ पर देखिए बिहार संग्रहालय, साथ कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय की ओर से दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा SOSAA सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन ज्ञान भवन पटना में हुआ। और आपको ये ध्यान रखना है, सोसा की स्थापना की बात करें तो 2005 में हुई थी इसकी स्थापना और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं ये है वसंत सिंह। और ये जो आयोजन हुआ या फिर जो महासम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ पर? ज्ञान भवन पटना में हुआ। और यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं, दरअसल हम बात यहाँ पर कर रहे हैं बिहार संग्रहालय की, तो एक्चुअली यहाँ से बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय। दोनों चीजें अलग-अलग है, दोनों स्थल अलग-अलग है। यहाँ पर समझिएगा, हम बात करेंगे बिहार संग्रहालय की। बिहार संग्रहालय की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 2015 को। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं अंजनी कुमार सिंह। और आपको जानकारी ये भी दे दूं कि 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार संग्रहालय पटना में ही किया गया था। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। आपको यहाँ पर यह जानकारी ध्यान रखना है कि बिहार सरकार ने 8 अगस्त 2023 को बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सुरंग के लिए 542 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दोनों संग्रहालय को जोड़ने की दिशा में ये बिहार सरकार का पहल है और दोनों को सुरंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से भी हमने आपको दिखाया है बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है यह पटना संग्रहालय और ये वाला जो है यह बिहार संग्रहालय। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ये दोनों को सुरंग के माध्यम से जोड़े जाने का निर्णय बिहार सरकार का है और हालांकि शायद इसमें कार्य संचालित भी हो रहा होगा क्योंकि राशि का जो है ये आवंटन कर दिया गया है 542 करोड़ रुपए। चलिए, अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह किस जिले के रहने वाले हैं? तो बिहार के सारण के रहने वाले हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है, उन्होंने
जेनेके सेपमैन जो कि नीदरलैंड के थे, इनका स्थान लिया है हॉकी इंडिया के मतलब महिला टीम के कोच के रूप में। आपको ध्यान रखना है कि हरेंद्र सिंह मूल रूप से छपरा सारण बिहार के निवासी हैं। 2012 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरेंद्र सिंह को आप यहाँ पर ये तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम 2028 ओलंपिक की बात कर रहे हैं जो अमेरिका में आयोजित होना है, इसको लेकर एक जानकारी ये ध्यान रखिएगा, इस ओलंपिक खेल में पहली बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। तो 2028 में क्रिकेट का आनंद ले पाएँगे ओलंपिक खेलों में। देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें, देखिए यहाँ पर हमने वही जानकारी लिखा है कि जेनेके सेपमैन भारतीय महिला हॉकी टीम की पहली महिला कोच थी, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की ये पहली महिला कोच थी, इस लिहाज से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारतीय महिला हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही थी। तभी हेड कोच थे सेड मारेन जो कि नीदरलैंड के थे, पुरुष थे। महिला की बात करें तो महिला कोच कौन थे? तो जेनेके सेपमैन, ये ध्यान रखिए। अगला पॉइंट आपके समक्ष यहाँ पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम वर्तमान में चौथे स्थान पर है, जबकि महिला टीम 9वें स्थान पर है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, इस मामले में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में नीदरलैंड शीर्ष पर है। ये चीजें यहाँ पर भी हमने आपको दिखलाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जो नवीनतम रैंकिंग अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन यानी कि एफआईएच द्वारा जारी किया गया, इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीदरलैंड पहले स्थान पर, उसके बाद बेल्जियम, फिर जर्मनी और अपना भारत इसमें चौथे स्थान पर है। ये पुरुष वर्ग की बात हो रही है। महिला वर्ग में भी ध्यानपूर्वक देखेंगे तो नीदरलैंड पहले स्थान पर है, अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर, जर्मनी तीसरे स्थान पर और अपना भारत 9वें स्थान पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अंक जो टीमों को मिला है, वो अंक भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, ब्रैकेट में हमने डाल दिया। पुरुष वर्ग में चौथे स्थान पर, महिला वर्ग में 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कहाँ हाल ही में 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देखिए, सिक्की कला पर या फिर सिक्की ग्रास कला जो है, इस पर जो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, ये कहाँ हुआ है? तो बिहार म्यूजियम पटना में हुआ है, यानी कि बिहार संग्रहालय पटना में इसका आयोजन किया गया। आपको ध्यान रखना है कि इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के संयुक्त तत्वाधान में हाल ही में 12 अप्रैल 2024 को बिहार म्यूजियम में सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और यह प्रदर्शनी 12 से 19 अप्रैल 2024 तक आयोजित की गई। कब से कब तक? तो 12 से 19 अप्रैल। और इसका उद्घाटन बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। ये यहाँ ध्यान रखिए, सिक्की कला को लेकर हमने ऑलरेडी आपको जानकारी दिया है। ये एक हस्तकला है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार म्यूजियम को लेकर ये जानकारी अभी हम आपको दे रहे थे। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी अतिरिक्त है कि बिहार म्यूजियम की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 2015 को हुई थी और आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य बिहार की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को विश्व पटल पर पहचान दिलाना और साथ साथ बिहार म्यूजियम के जरिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नियमित आयोजन करना एक मूल उद्देश्य है। इसी को लेकर इसकी स्थापना की गई और साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे अंजनी कुमार सिंह वर्तमान में बिहार म्यूजियम के महानिदेशक हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे और दोनों म्यूजियम को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये अच्छा बिहार म्यूजियम ही ये भी है, दोनों यही है, मतलब उसी की छवि आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए, अच्छा, सिक्की कला को लेकर हमने कई जानकारी आपको दिया है। जो एक वीडियो हमने आपको दिया था बिहार के उत्पादों के बारे में, जिसमें खास करके वो सभी चीजों की जानकारी हमने एकत्रित करके आपको दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, टॉपिक स्टडी नाम का एक सेक्शन आपको दिखेगा, उसमें आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, चौथा प्रश्न है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है? साथ ही साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। पहले तो जान लीजिए, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है और यह मौसम स्टेशन वायु तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, हवा की गति और साथ ही साथ गति और इसकी दिशा पर प्रत्येक 15 मिनट की अवधि पर आंकड़े बताएगा या फिर बताता है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी है कि मौसम बिहार नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो खास करके जो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर हम जानकारी आपको दे रहे थे, वही सब चीजों का जिक्र यहाँ पर है। ध्यान से इसे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे और साथ ही हमने ये भी बताया था आपको कि बिहार के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो सुरेंद्र महता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार
बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? जो आधिकारिक रिपोर्ट है इसके आधार पर नालंदा जिला ऑनलाइन धोखाधड़ी में पहले स्थान पर रहा है। देखिए, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी यानी कि साइबर ठगी की 70,166 शिकायतें दर्ज की, जिनमें करीब 399.1 करोड़ 18 करोड़ रुपए की ठगी के मामले सामने आए, जिनमें 42.12 करोड़ राशि को होल्ड कराया गया या फिर उसे रोका गया ये ठगी होने से। तकरीबन 400 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ये यहाँ पर पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं और ये जो आंकड़ा यहाँ पर डेटा डेटा जो दिख रहा है, ये राशि होल्ड कर दिया गया अकाउंट में ही, ताकि मतलब ये जो ठग थे वो इसे निकाल ना पाए। यहाँ पर देखिए कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई के मामले में नालंदा सबसे आगे रहा। पटना दूसरे स्थान पर, सहरसा तीसरे, औरंगाबाद चौथे, गोपालगंज पांचवे। अच्छा, इसके अतिरिक्त प्राथमिकी दर्ज जो की गई, जो आधिकारिक रिपोर्ट का था, इसमें सारण पहले स्थान पर रहा। इसके बाद नालंदा, शेखपुरा, गोपालगंज और गया। इसके बाद यहाँ पर अगला है कि साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के मामले में नालंदा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा और इसके बाद क्रमशः सीतामढ़ी, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर और साथ साथ औरंगाबाद का नाम आता है। तो कुल मिला के ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना, जो रिपोर्ट कहती है वो तमाम चीजों का जिक्र हमने कर दिया है। अच्छा, साइबर थाना को लेकर आपको एक जानकारी ध्यान रखना है कि वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए, इसके रोकने के प्रयास को लेकर के जून 2023 में बिहार में 44 साइबर थाने शुरू किए गए थे। कब? तो जून 2023 में, पिछले साल। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में 26 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया? हालांकि वो पटना नहीं गए थे और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था विलियम टेलर। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, एक चीज मैं पुनः दोहरा दूं कि वीर कुंवर सिंह बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। लगभग जितने एग्जाम अभी तक आयोजित हुए हैं, खास करके बीपीएससी की हम बात करें, उसमें देखेंगे लगभग सेट में वीर कुंवर सिंह से संबंधित, अभी तो 2-3 वर्षों से शायद नहीं पूछा गया है, मतलब जहां तक मुझे मालूम है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे हर सेट में एक प्रश्न घुमा फिरा के किसी न किसी रूप में इनसे संबंधित पूछा गया है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो एक्चुअली हम आपको बतला रहे हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में, तो वीर कुंवर सिंह सबसे पहले ये ध्यान रखें, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 को और 26 अप्रैल 1858 का इनका निधन हो गया। तो यहाँ पर यही लिखा गया कि वीर कुंवर सिंह बिहार के शाहाबाद जिले के तत्कालीन, उस समय बिहार में एक शाहाबाद जिला था, इस जिले के जगदीशपुर गांव के निवासी थे। वो 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये महान नायक थे, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 80 वर्ष की अवस्था में 23 अप्रैल 1858 में वे जगदीशपुर के पास ब्रिटिश कैप्टन ली ग्रैंड के साथ अंतिम युद्ध किए थे। ली ग्रैंड की इस युद्ध में पराजय प्राप्त हुई थी उन्हें, यानी कि वो पराजित हुए थे, किंतु वीर कुंवर सिंह इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे। तो घायल होने के 3 दिन पश्चात 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हुआ था। ये चीजें ध्यान रखिए। और जब ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे थे, खास करके स्वतंत्रता संग्राम जो छिड़ा था, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा जाता है, उसमें वीर कुंवर सिंह का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो कहीं न कहीं यही परिणाम रहा था कि किसी समझौते को लेकर ये विलियम टेलर उन्हें पटना आमंत्रित किए थे। लेकिन वो पटना नहीं गए थे, उनसे नहीं मिले थे। यही एक्चुअली यहाँ पे प्रश्न में हमने पूछा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई का नाम अमर सिंह था, जो 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध या फिर छापामार का युद्ध किए थे। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपके समक्ष है, जो हमने शाहाबाद जिले की यहाँ पर चर्चा किया है। तो एक्चुअली बिहार में तत्कालीन जो शाहाबाद जिला था वो किस क्षेत्र में, मतलब वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो कौन सा क्षेत्र था, वो चीजें यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए, 1972 में बिहार के शाहाबाद जिला को 2 भागों में बांटा गया, भोजपुर और रोहतास। उस समय जो बिहार का शाहाबाद जिला था तत्कालीन, तो 2 जिलों में बांटा गया, भोजपुर और रोहतास। लेकिन पुनः से इसमें बंटवारा हो गया। वर्ष 1992 में भोजपुर से बक्सर को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। और आपको ध्यान रखना है, जगदीशपुर में 23 अप्रैल 2022 को एक साथ 77,900 तिरंगा फहराकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। और इस समारोह में जो खास करके ये विजय दिवस के अवसर पर 23 अप्रैल 2022 को जो तिरंगा फहराया गया था, इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए हुए थे। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। आपको ध्यान रखना, ये जो रिकॉर्ड बना है एक साथ इतना नेशनल फ्लैग फहराने का,
इससे पहले ये रिकॉर्ड 2014 में पाकिस्तान ने बनाया था, एक साथ करीब 57,000 झंडा फहराने का। लेकिन अब ये रिकॉर्ड किसी भी देश का नेशनल फ्लैग को फहराने का, ये लगभग 78,000 तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड अपना भारत के नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व यानी कि टेली डेंसिटी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। देखिए, ऐसी ही जानकारी पिछले वर्ष भी दिया गया था आपको। 2024 को लेकर भी ध्यान रखिए कि टेली डेंसिटी के मामले में बिहार अभी सबसे पीछे है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रकार से बिहार में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, खास करके पटना आदि क्षेत्र जो हाईटेक एरिया है, वहां पर आप किसी भी मकान के छत पर जाएंगे तो पेड़ आपको कम दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल टावर ही आपको दिखेगा। तो एक प्रकार से ये ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। काम चलाने से मतलब है, काम चल रहा, बात हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो रिपोर्ट करती है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में ट्राई कहकर आप लोग संबोधित करते हैं। तो इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उसे ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार झारखंड सर्किल का टेली डेंसिटी सिर्फ 56.66% है। अर्थात बिहार झारखंड में 100 लोगों पर सिर्फ 57 लोगों के पास ही कनेक्शन है, मोबाइल कनेक्शन, और ये देश में सबसे कम है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 67%, उड़ीसा में 76 व पश्चिम बंगाल में 82 कनेक्शन है एक आदमी के, मतलब कि 100 आदमी में 82 आदमी के पास ये कनेक्शन है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसमें कुछ बातें और भी कही गई है कि बिहार, झारखंड में मोबाइल ग्राहक की जो संख्या है वो 9.45 करोड़ है। और इनमें आपको ध्यान रखना है कि जियो के मतलब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ये आप लोग चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर पिछले रिपोर्ट के बारे में कहा गया कि पिछले साल 2023 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का दूरसंचार घनत्व 55.23% था, जबकि दिल्ली का जो घनत्व था ये सबसे अधिक 273.67% दर्ज किया गया था। ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा है। प्रत्येक लोगों के पास जो कनेक्शन है, खास करके शहरों में ये अधिक देखा जाता है कि एक-एक व्यक्ति के पास 5-5 सिम रहता है, 2-2 मोबाइल फ़ोन, 3-3 मोबाइल फ़ोन रहता है। तो इस वजह से टेली डेंसिटी जो है वो अधिक होने लगता है, अधिक मतलब इसमें आंकड़े दिखने लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार इस मामले में अभी बहुत पीछे है, और मुझे लगता है, पुनः दोहरा दूँ कि बहुत अच्छी बात है कि कनेक्शन यहाँ पे कम है। देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर चीज़ें मतलब खास करके अभी भी मतलब एक ही मोबाइल फ़ोन से काम चल रहा है। लेकिन ये आने वाले दिनों में चीज़ें बदलने वाली है, क्योंकि बहुत अधिक पैमाने पे मोबाइल बिक्री होता है, ख़ास करके बिहार में, लगभग सभी के पास। पहले आज से 5 साल पहले ऐसा नहीं था जैसा कि अभी हो रहा है। चलिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार ने किया है। ये बिहार सरकार की घोषणा है कि तकरीबन 70,000 सरकारी स्कूलों का नाम बदला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्यों बदला जाएगा, किसके नाम पर रखा जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए, घोषणा के अनुसार बिहार के करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदले जाएंगे, और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय और उत्क्रमित मध्य विद्यालय इसमें शामिल हैं, जो नए-नए स्थापित हुए, जो नए-नए सृजित हुए, जिसका नया-नया सृजन हुआ है, वैसे विद्यालयों का नाम बदला जाएगा। और इन स्कूलों का नाम नवसृजित और उत्क्रमित के बदले राजकीय या फिर देश या फिर राज्य के देशभक्त महापुरुषों के नाम पर रखा जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। तो इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। जुलाई 2024 के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर इससे रिलेटेड है, और आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ, दरअसल कुछ बातें अहम हो जाती हैं। देखिए, नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद सुनील कुमार बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने। इस समय जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये इस समय वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। और ये चीज़ों को हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि पिछले 3 महीने में, अगर हम सिर्फ 2024 की ही बात करें, तो बिहार में 4 शिक्षा मंत्री बदले हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, आंकड़े बदल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल सुनील कुमार बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, दक्ष को लेकर मिशन दक्ष, जो कि बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मिशन दक्ष की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2023 में। यहाँ से बीपीएससी ट्री एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल 45 मिनट की कक्षा की व्यवस्था की गई थी, ताकि उन्हें अलग से शिक्षा दिया जा सके। और रिसेंटली इसमें कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं कि अब उनके लिए, जो कमजोर बच्चे होंगे, उनके लिए अलग से परीक्षा की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ बिहार सरकार ने ये भी घोषणा किया है कि प्रत्येक मंगलवार को सप्ताह में 1 दिन बच्चों को अब दूध भी दिया जाएगा मिड डे मील योजना के तहत। तो ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य है, आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, वित्त वर्ष 2024-25 में जो 2024-25 के लिए जो बजट पेश किया गया 2,78,725 करोड़ रुपए का, ये बहुत अहम आंकड़े हो जाते हैं। और इसमें शिक्षा विभाग का जो खास करके भागीदारी है, जो शिक्षा विभाग के लिए जो राशि आवंटित हुआ, ये 52,639 करोड़ रुपए। और ये जो आंकड़े हमने आपके समक्ष रखा है, इसका स्रोत है द हिंदू। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, पिछले वित्त वर्ष के लिए 2023 से 24 के लिए जो बिहार बजट में शिक्षा बजट था, वो तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए था। लेकिन अब वित्त वर्ष जो चालू वित्त वर्ष है, उसके लिए 52,639 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेगूसराय में आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, यह है विकल्प नंबर ए। यहाँ पर मिस टाइपिंग है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बता दूं इसके बारे में कि हाल ही में बरौनी बेगूसराय बिहार में ये 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2024 तक। और इसका खिताबी मुकाबला 4 अप्रैल को बिहार और दिल्ली के बीच खेला गया। यानी कि इसका फाइनल मैच जो था, ये बिहार और दिल्ली के बीच खेला गया और बिहार ने दिल्ली को पराजित कर इस खिताब पर कब्जा किया। यानी कि इस प्रतियोगिता का जो विजेता रहा, वो रहा अपना बिहार। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार झारखंड को 36-27 से हराकर फाइनल में पहुंची थी। और इस प्रतियोगिता में बिहार टीम के कप्तान कुणाल कुमार थे। और इसमें सर्वाधिक 8 गोल करने वाले बिहार टीम के नीतीश राज को बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। ये भी ध्यान रखिए। बिहार की राष्ट्रीय खेल है कबड्डी और बिहार के वर्तमान में खेल मंत्री हैं सुरेंद्र महतो। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने अपने नाम किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और करेक्ट आंसर होगा हरियाणा ने इसे अपने नाम किया है। ये ध्यान रखेंगे, 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला राजस्थान को हराकर हरियाणा ने अपने नाम किया है। हरियाणा और राजस्थान के बीच खेला गया था और हरियाणा ने इस पदक को या फिर इस कह सकते हैं मुकाबले को, इस खिताबी मुकाबले को अपने नाम किया है। देखिए, जबकि गोवा और उत्तराखंड की टीम संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर गोवा और उत्तराखंड को संयुक्त तौर पर रखा गया। अच्छा, बिहार की बात करें तो बिहार प्री क्वार्टर फाइनल में ही एक अंक से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर देखिए, बिहार के खेल को लेकर जानकारी हमने वही सब चीजें यहाँ पर रखा है और वहाँ आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा रिविजन आपका हो जाएगा। चलिए, फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को कितनी राशि की मंजूरी दी है? लंबे समय तक बिहार सरकार के जो खास करके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है के पाठक, उन्होंने ये मतलब कह सकते हैं कि डिमांड किया था राज्य सरकार से कि मतलब राशि आवंटित हो ताकि स्कूलों का विकास हो पाए। तो वो राशि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 3,012 करोड़ 85 लाख इस राशि का आवंटन किया गया है। देखिए, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जिनका पूरा नाम है केशव कुमार पाठक, इनके आग्रह पर बिहार सरकार ने राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 3,012 करोड़ और 85 लाख रुपए का आवंटन किया है। और यह राशि सभी जिलों को जारी की जा रही है। और इन पैसों से विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण, भवनों की मरम्मति, जीर्णोद्धार और खेल का मैदान तथा खेल परिसर का विकास कार्य कराया जाएगा। इसीलिए इस राशि का आवंटन किया गया है। अगला पॉइंट है बिहार सरकार द्वारा। अच्छा, जो बिहार सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसमें जो अभी हम आपको बतला रहे थे शिक्षा बजट कितना था, वो ध्यान रखिएगा। एक बात यहाँ पर यह है कि इस बजट को किनके द्वारा पेश किया गया, ये भी आपके लिए जानना अति आवश्यक हो जाता है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि जो बिहार के मौजूदा वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्हीं के द्वारा ये बजट पेश किया गया था और ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तो वर्तमान में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक है सम्राट चौधरी और एक है विजय कुमार सिन्हा। और ये सम्राट चौधरी को आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिहार बजट को लेकर ये वाला वीडियो हमने आपको दिया। इस वीडियो को आप टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाकर देख सकते हैं, वहां पर एक सेक्शन बना होगा टॉपिक स्टडी। प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंटेंट सेक्शन में, वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और वहीं पे बगल में एप्लीकेशन पे ही बीएम ऑनलाइन लर्निंग पर पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो जल संरक्षण के मामले में बिहार का बक्सर जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर
जिलों को सूचीबद्ध किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार बक्सर 100 में से 76.6 अंक हासिल कर बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि बक्सर के बाद जो अन्य जिले हैं उनमें रोहतास, जहानाबाद और नालंदा जिला है, क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर। देखिए उत्तर बिहार के टॉप 10 जिलों में 5वें नंबर पर पूर्णिया रहा है और राजधानी पटना की बात करें तो 14वां, सिवान एवं सुपौल को क्रमशः 33वां और 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि राजधानी जो पटना उसको 14वां, इसके अतिरिक्त जो सबसे अंतिम और उससे पहले अंतिम दूसरे स्थान पर जो रहा सिवान और सुपौल रहा क्रमशः। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। मतलब इसमें सबसे अंतिम स्थान पर रहा सुपौल। अच्छा, एक जानकारी हमने आपको मई 2023 में दिया था, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले तो यहाँ पर यह है कि बिहार में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और इसके लिए जल जीवन हरियाली अभियान चलाई जा रही है। इसी से रिलेटेड एक जानकारी मई में हमने आपको दिया था 2023 में कि बिहार सरकार ने 20 घन मीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया था। 20 घन मीटर से ऊपर अगर कोई भूजल का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्यों में अव्वल रहा है? तो देखिए यहाँ पर राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, या फिर राज्य में अव्वल रहा, बिहार की यहाँ पर बात हो रही है। तो अव्वल कौन रहा? तो सिवान रहा है पासपोर्ट जारी करने में। खास करके सारण प्रमंडल के जो 3 जिले हैं सारण, सिवान और गोपालगंज, पासपोर्ट मतलब जारी करने में हमेशा आगे रहे, विदेश जाने में हमेशा आगे रहे। ये जानकारी पिछले साल भी हमने आपको दिया था। तो हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2023 में पासपोर्ट के लिए 3.90 लाख लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 3,56,000 लोगों को पासपोर्ट जारी किया गया। 3,90,000 में से पासपोर्ट जारी कितना लोगों का हुआ? 3,56,000 लोगों का। पासपोर्ट जारी करने में जो 3 शीर्ष जिले हैं उनमें सिवान पहले स्थान पर और उसके बाद आता है पटना और उसके बाद अपना आता है गोपालगंज का। ये 2 नाम जो आपको दिख रहा है सिवान और गोपालगंज, ये सारण प्रमंडल का जिला। ऐसे तो सारण एक जिला भी है, लेकिन सारण बिहार में जो 9 प्रमंडल है उनमें से एक प्रमंडल भी है। ऐसे बिहार में 9 प्रमंडल हैं, पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। तो उसी में सारण है। सारण में 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। अब यहाँ पे देखिए पासपोर्ट की बात हो रही है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इनका नाम है रोजी बारोलिया। तो ये ट्रांस वुमन है रोजी बारोलिया, जो कि राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाले ट्रांसजेंडर या फिर किन्नर रिसेंटली बनी है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, पासपोर्ट की बात हो रही है तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में फ्रांस को पहला स्थान मिला है। साथ ही फ्रांसीसी पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 194 देशों की यात्रा वो कर सकते हैं, बिना वीजा के। भारतीय पासपोर्ट के संदर्भ में बात करें तो भारतीय पासपोर्ट 2024 के इस रिपोर्ट के अनुसार 84वें से लेकर 84वें स्थान से 50वें स्थान पर खिसक गई। यानी कि वर्तमान में अब यह 50वें स्थान पर है भारतीय पासपोर्ट। देखिए हालांकि पिछले साल जहां भारत के पासपोर्ट धारक 60 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते थे, इसमें कुछ इजाफा हुआ है, ये बढ़कर हो गया है 62। यानी कि 62 देशों की वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं भारतीय पासपोर्ट धारक। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाल ही में कुंडलपुर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? देखिए कुंडलपुर महोत्सव अभी रिसेंटली आयोजित हुआ नालंदा में। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जन्मस्थली यानी कि भगवान महावीर की जन्मस्थली नालंदा के कुंडलपुर में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कब किया गया? तो 22 से लेकर 21 से लेकर 22 अप्रैल, यहाँ पर 21 होगा 22 नहीं होगा, आप लोग सुधार कर लीजिए। लेकिन इससे 22 अप्रैल 2024 को किया गया। यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बतलाऊंगा, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि इसका जो उद्घाटन है बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया, ये महोत्सव का, कुंडलपुर महोत्सव का। अब यहाँ पर देखिए हमने एक जानकारी यहाँ पर क्या लिखा है कि भगवान महावीर की जन्मस्थली नालंदा के कुंडलपुर, लेकिन ये कंफ्यूजन का शिकार आप लोग हो सकते हैं क्योंकि कई स्रोतों में आपने ये पढ़ा होगा कि कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सारे पुस्तकों में ये भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म की जो 2 मुख्य शाखाएं हैं दिगंबर और श्वेतांबर, ये सभी तो जानते ही होंगे, पढ़े हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि दिगंबर संघ में साधु नग्न अवस्था में रहते हैं, यानी कि कोई भी परिधान वे धारण नहीं करते हैं, जबकि श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अब दोनों के अनुसार ये दोनों मतलब ये जानकारी हम यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये दोनों धर्मों के अनुसार अगर महावीर स्वामी के जन्म स्थान की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिगंबर के अनुसार। देखिए भगवान महावीर का जन्म विदेश साम्राज्य के कुंडलपुर नालंदा में हुआ था, नालंदा बिहार में हुआ था। जबकि वहीं पर श्वेतांबर के अनुसार ये जो समूह है या फिर जो कह सकते हैं ये अलग शाखा जो है जैन धर्म का, तो इसके अनुसार भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम
वैशाली बिहार में हुआ था। तो 2 स्रोतों में मतलब 2 जानकारी यहाँ पे मिलती है। अलग-अलग स्रोत में देखेंगे तो अलग-अलग है। फिलहाल यहाँ पर हमने इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए जानकारी आपके समक्ष रखा। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान महावीर का जो देहावसान हुआ था, जो उन्होंने अपना प्राण को त्यागा था, वो बिहार के पावापुरी नालंदा में ही। एक जानकारी यहाँ पर ये अवश्य आप लोग ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। कई बार यहाँ से रिपीटेड मोड में, विभिन्न एग्ज़ाम में विभिन्न तरीके से प्रश्न पूछा गया है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो खास करके 2023 में बिहार में जो महोत्सव आयोजित हुए, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये 2024 वाला सूची है, जो अब तक जो आयोजित हुआ है, जो महत्वपूर्ण महोत्सव, उनमें नागी पक्षी महोत्सव 2024, बिहार जलवायु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी, नारी शक्ति रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी, स्वर्णिम मिथिला समिट और कुंडलपुर महोत्सव। ये सभी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, ये ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ, जो लोग 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, टेस्ट सीरीज को आप लोग पीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके ज़रूर जॉइन कीजिए। आप इसके माध्यम से घर बैठे अपनी तैयारी को परख सकते हैं। इसका सही तरीके से आप मूल्यांकन कर सकते हैं, आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए आपकी प्रिपरेशन का स्तर कैसा है। ये एक बेहतरीन मतलब विकल्प आपके लिए हो सकता है अपनी तैयारी को परखने का। टेस्ट सीरीज आप लोग ज़रूर जॉइन कीजिए, 130 प्लस टेस्ट यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। हमारे द्वारा जो बेस्ट टेस्ट सीरीज तैयार है, इसके माध्यम से आप तैयारी को अच्छी तरीके से मतलब परख सकते हैं। इसमें 40 फुल लेंथ टेस्ट है, 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है, तो बहुत ही उपयोगी आपके लिए हो सकता है। जो नए-नए एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वो लोग ध्यान रखेंगे, एक कूपन कोड है न्यू। अगर आप लोग न्यू का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे तो ऑलरेडी कोर्स की फी कम है, लेकिन ये प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को ज़रूर जॉइन कर लीजिए। आपको ध्यान रखना, कोई जानकारी चाहिए, कोई शिकायत है, कोई समाधान चाहिए, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 11 बजे सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक। और आपको इसमें व्हाट्सएप पे चौबीसों घंटा रिप्लाई मिलेगा। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि शंघाई चाइना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ये है विकल्प नंबर ए, यानी कि बेगूसराय यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि चीन के शंघाई में आयोजित हुए तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में प्रियांश ने 2 मेडल अपने नाम किया है और टीम इवेंट में उन्होंने अभिषेक वर्मा और प्रथमेश के साथ मिलकर खेलते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता और इस मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड को मात दिया। और इसके अलावा प्रियांश ने व्यक्तिगत स्पर्धा में ऑस्ट्रिया के निको वाइनर को हराकर रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई है? तो शंघाई चीन में, जहां पर आपको ध्यान रखना है बिहार के किस जिले के? तो बेगूसराय जिले के प्रियांश ने ये पदक जीता है। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, मैं पुनः से दोहरा दूं कि खेल और खिलाड़ियों को लेकर कोई भी प्रश्न को, खास करके जो बिहार से रिलेटेड है, उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देश के अनुसार कितने महीनों तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा, उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा अगर वो उतने महीने तक जेल में रहते हैं तो। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 6 माह या फिर उससे अधिक। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लेकर कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देश के अनुसार किसी व्यक्ति को अगर 6 माह या फिर उससे ज़्यादा की जेल की सज़ा हुई है, तो पंचायत चुनाव वो नहीं लड़ पाएँगे। अर्थात अब 6 महीने या फिर उससे अधिक जेल की सज़ा पाने वाले मुखिया, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि या फिर पंचायत समिति सदस्य की कुर्सी चली जाएगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ पाएँगे अगर उन्हें 6 माह की सज़ा होती है तो। कम से कम ये प्रावधान इसमें किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और बात अगर चुनाव की हो रही है, तो ऐसे में कुछ जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है कि हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। अच्छा, इस दिन का चुनाव इसलिए किया गया था क्योंकि इसी दिन वर्ष 1993 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, ये भारतवर्ष में यानी कि पूरे भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 पर अपनी सहमति दी थी। ये ध्यान रखिएगा, इस वजह से इस दिन का चुनाव किया गया। आपको ये भी ध्यान रखना कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था, यानी कि इसे मनाने की शुरुआत की थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। और पंचायती राज प्रणाली का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है। ये चीजें यहाँ पर इससे रिलेटेड है, ध्यान रखने योग्य है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की टीम हाल ही में
नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023 से 24 में रग्बी सेवन्स प्रतिस्पर्धा के अंडर 17 और अंडर 19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। तो दोनों वर्गों में खिताब अपने नाम किया है बिहार ने। बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए और बहुत बड़ा ये प्रश्न भी है। एक्चुअली इसको अगर ये ध्यान रखें, नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023 से 24 में रग्बी सेवन्स प्रतिस्पर्धा, कई सारी इसमें कैटेगरी है। यहाँ पर बात हो रही है रग्बी की। तो रग्बी सेवन्स प्रतिस्पर्धा के अंडर 17 और अंडर 19 दोनों आयु वर्ग में, बालक और बालिका दोनों वर्गों में बिहार की टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम की। और आपको ध्यान रखना है, इस प्रतियोगिता के तहत रग्बी सेवन्स अंडर 17 बालक और बालिका दोनों वर्गों में बिहार ने पिछला चैंपियन उड़ीसा को फाइनल में हराकर ये खिताब जीता है। तो बिहार ने दोनों वर्गों में उड़ीसा को शिकस्त दिया और दोनों वर्गों का खिताब बिहार ने अपने नाम किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से यानी कि पत्नी की पैतृक घर से, पति के संदर्भ में बात हो रही है, तो पत्नी के पैतृक घर से पैसों की मांग दहेज नहीं है। और यह अहम फैसला हाल ही में किस हाईकोर्ट ने सुनाया है। अगर किसी पति पत्नी का कोई बच्चा है, उसके भरण पोषण के लिए, बच्चे के भरण पोषण के लिए अगर कोई पति उनकी पत्नी से यानी कि अपनी पत्नी से ससुराल से अगर पैसे की डिमांड करता है, तो वो दहेज नहीं माना जाएगा। ये यहाँ पर इसमें कहा गया है और ये फैसला अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने सुनाया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, अभी हाल ही में 8 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान, मतलब एक केस चल रहा था, उसी में फैसला सुनाया है कि बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से यानी कि पत्नी के पैतृक घर से पैसों की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। और ये एक अहम फैसला है जो कि खबरों का विषय रहा। पटना हाईकोर्ट से संबंधित कुछ जानकारी है। इसकी स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 को। 44वें व वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। हालांकि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मेनार्ड एस चैम्प्स चेमियर। ये बड़ा सा नाम है, ये ध्यान रखिए। जबकि यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंडित लक्ष्मीकांत झा आजादी के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो यहाँ पर इसको लेकर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सी विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहे। तो इसमें जो पहले स्थान पर रही है, यह रही है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमने वो जानकारी आपके समक्ष रखा है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता में ये पुरुष वर्ग का प्रतियोगिता था, जिसका आयोजन यहाँ पर हुआ। और इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। हालांकि आपको ये ध्यान रखना, पहले स्थान पर तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी रहा, दूसरे स्थान पर वाराणसी की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तीसरे स्थान पर मुंगेर विश्वविद्यालय और चौथे स्थान पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय रही। चलिए, तो यहाँ पर आज का ये वीडियो समाप्त होता है। तमाम जानकारी यहाँ पर आई होप हमने अच्छी तरीके से आपको दिया है। इस तरह का संग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है, आप लोगों को डाउनलोड करना है। आपको यही कोर्स परचेज करना है एप्लीकेशन पे जाके। जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, एप्लीकेशन पे ये कोर्स ऑलरेडी वहां पर आपको दिख जाएगा। जो लोग लिए हुए हैं, अच्छी तरीके से डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को और इसको प्रिंट करके जरूर पढ़िए, इससे आपको फायदा होगा। आपको नोट्स तैयार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उससे आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। नोट्स बना बनाया हम आपको दे रहे हैं। 2023 से अब तक का इसमें संग्रह आपको मिल जाएगा और ये आपकी तैयारी को बेहतर लेवल तक ले जाएगा। ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, खास करके 17वीं बीपीएससी, बीपीएससी ट्री, बिहार एसआई और बिहार एसएससी, अन्य अतिरिक्त जो बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, सभी में ये आपको भरपूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन बीएम ऑनलाइन लर्निंग को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। महज 198 रुपये में आप ये तमाम मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से वीडियो में फीडबैक जरूर देते जाइएगा, वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।